हो गया। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम 9th क्लास का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसमें सबसे पहले इसमें नाम आया हमारे आसपास के पदार्थ, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये पदार्थ होता क्या है। ठीक है, तो देखिए कहता है जो हम अपने चारों तरफ जो भी वस्तुएं देखते हैं, चाहे वो लकड़ी की मेज है, कुर्सी है, या किसी भी पदार्थ या चीज़ की जैसे लोहे की है या कार है, या फिर कोई भी वस्तु जो आप देखते हो, पेड़ है, पक्षी है, ये सब क्या है? ये सब पदार्थ हैं। ठीक है, ये किससे बने हुए हैं? ये बात आती है अब, ये किससे बने हुए हैं कि पदार्थ किससे बनते हैं? पदार्थ बहुत छोटे कणों से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, वो छोटे कण कैसे होते हैं वो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। अब ये बात आती है कि पदार्थ की क्या खासियत है। भाई पदार्थ की खासियत ये है कि पदार्थ के अंदर द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरते हैं, यानी इनका अपना आयतन भी होता है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही जो हमारे देश के दार्शनिक रहे हैं, वो पदार्थों को मूल रूप से 5 चीज़ों से मिलकर बने हुए मानते आए हैं। वे 5 चीज़ें कौन कौन सी है, जिसको हम पंच तत्व कहते हैं? वो 5 चीज़ें हैं: धरती, आकाश, वायु, अग्नि और जल। ठीक है, इन 5 चीज़ों से मिलकर के वो पदार्थ बने हुए हैं। ये हमारे देश के प्राचीन दार्शनिक कहते थे। हमारी जो विज्ञान है, विज्ञान इस बात को अभी समझने में लगी हुई है कि पदार्थ कितने प्रकार से, पक्के पदार्थों से, कितनी प्रकार के चीज़ों से मिलकर के बने हुए हैं। यूनानी दार्शनिक भी इसी बात को मानते थे कि पदार्थ 5 चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इस भाग में, इस चैप्टर में हम केवल इसके भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही पदार्थों को पढ़ेंगे, भौतिक गुणों के आधार पर। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है? सबसे पहले इसमें आता है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, तो इसमें सबसे पहली बात कही गई कि पदार्थ कणों से मिलकर बनता है। इसके लिए आप उदाहरण भी ले सकते हो। कहता बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधारा प्रचलित थी। एक विचारधारा तो ये मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु दूसरी विचारधारा का मानना यह था कि पदार्थ रेत के तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं। तो इस बात को समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं कि एक बीकर में पानी ले लें और उस पर निशान लगा ले। जहाँ तक पानी है, उस बीकर में पानी लेकर के उसके ऊपर हमने निशान लगा लिया। हमने उस बीकर में, उस पानी के अंदर 1 चम्मच नमक डाल लो या फिर 1 चम्मच चीनी डाल लो और आप उसको घुमाओ, हिलाओ, तो वो पानी के अंदर नमक या चीनी जो भी है वो घुल जाएगी। हम ये देखेंगे कि उस पानी का लेवल ना तो बढ़ा ना ही उसका लेवल घटा। क्यों? हमने उसके अंदर नमक भी डाल दिया, लेकिन उसका जो लेवल है वो बढ़ा नहीं। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि जो नमक के कण थे वो पानी के अंदर घुल गए और बहुत बारीक कणों के रूप में नमक के कण होते हैं। ये जो हम नमक सामान्य तौर पर देखते हैं ना, ये क्रिस्टल के रूप में होता है नमक। जब ये घुल जाता है पानी में तो ये इसके कण बहुत बारीक हो जाते हैं। इस बात से ये पता चला कि नमक जो पानी के अंदर घुल गया, इस बात से ये पता चला है कि पानी भी कणों से मिलकर बना हुआ है और पानी के कणों के बीच में खाली स्थान था, जगह बची हुई थी, जिस जगह के अंदर वो नमक के कण एडजस्ट हो गए और पूरे के पूरे पानी के अंदर मिल गए। ठीक है,
तो इससे ये पता चलता है कि पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना हुआ है। आगे है ये, तो ये प्रश्न उठता कि ये पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं, पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, ये बात सामने आई। इसके बाद ये माइंड में प्रश्न आता है, अच्छा ये पदार्थ के कण, पदार्थ जो है कणों से बना हुआ है, ये कितने छोटे होंगे। तो देखें, पदार्थ के कणों का जो साइज है इसका हमें कोई अनुमान नहीं है कि ये कितने छोटे हो जाएं। हम इस बात को सोच भी नहीं सकते वो इतने छोटे हो सकते हैं पदार्थ के कण। ठीक है, इस बात को समझने के लिए कि यहाँ पर क्रियाकलाप करके दिखाया गया है। हम इसको एक सामान्य भाषा के, सामान्य लैंग्वेज में समझ ले। जैसे आप लोग एक बड़ी बाल्टी के अंदर रंग घोल ले, ठीक है, और उस रंग, घोले हुए रंग को जब हम एक डब्बा रंग उसमें से निकालकर उसी टाइप की, उसी साइज की एक बाल्टी पानी और ले ले और उस बाल्टी में घोल दे, फिर एक तीसरी बाल्टी ले ले, दूसरी बाल्टी में से तीसरी बाल्टी में एक डिब्बा रंग डाल दे, इसी तरीके से तीसरी बाल्टी में से चौथी बाल्टी में एक डिब्बा रंग डाल दे, और इस तरीके से हम 7-8 बार करके देखें तो हमें यह पता चलेगा कि जो सबसे पहली बाल्टी में जब हमने रंग घोला था तो उसमें सबसे ज़्यादा गाढ़ा रंग है, दूसरी बाल्टी में जब रंग घोला तो उसमें थोड़ा सा हल्का रंग है, तीसरी बाल्टी में घोलने पर और हल्का मिलेगा, चौथी में और हल्का, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, इस तरीके से वो रंग जो है हल्का 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 होता चला जाएगा। इस बात से ये बात सामने आती है कि जो पदार्थ के कण है, यानी जो रंग के जो कण हैं, क्योंकि रंग किससे बना हुआ, पदार्थ से बना हुआ है। ठीक है, रंग क्या एक पदार्थ है और पदार्थ किससे बना हुआ, कणों से बना हुआ है। तो वो जो कण है वो विभाजित होते रहते हैं धीरे धीरे। ठीक है, और वो बहुत सूक्ष्मतम कण के रूप में आ जाते हैं, बहुत छोटे छोटे होते चले जाते हैं, पूरे के पूरे पानी में फैल जाएंगे। ठीक है, तो ये पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसमें नया टॉपिक आता है कि ये पदार्थ के जो कण है इनके क्या गुण हैं, पदार्थ के कणों के गुण क्या हैं, कणों के गुण यानी अभिलाक्षणिक गुण धर्म क्या है इसके। तो सबसे पहला गुण है इसमें कि पदार्थ के कणों के बीच खाली जगह होती है, रिक्त स्थान होता है। इस बात को हमने अभी पहले क्रियाकलाप में पढ़ा कि जब हमने आधे एक बीकर में पानी लेकर के उसके अंदर चीनी घोली या नमक घोला, तो जो नमक के कण या चीनी के कण है वो किसके अंदर घुल गए, वो पूरे के पूरे पानी में घुल गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पानी के भी कणों के बीच में खाली जगह थी। इसी तरीके से सभी पदार्थ के कणों के बीच में जो है रिक्त स्थान होता है। दूसरी इसका दूसरा गुण क्या है कि ये पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण गति करते रहते हैं, जिस भी दूसरे पदार्थ में उसको घोला जाए। मान लो हमने नमक घोला पानी के अंदर, तो नमक हम पानी के अंदर घोल रहे हैं तो पदार्थ के जो कण है नमक के, वे पूरे के पूरे पानी में घुल जाएंगे। हमें इसका एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले ले कि भाई हमने एक बीकर पानी लिया, एक बीकर पानी में हमने एक बूंद स्याही टपका दी, हम देखेंगे कि वो जो एक बूंद स्याही है वो पूरे पानी में घुल जाएगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पदार्थ के कण लगातार गति कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा इसकी खासियत क्या, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
कहने का अर्थ ये है कि एक जैसा पदार्थ है, मान लो नमक है, तो नमक के कण नमक के कणों को ही अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित करते हैं, पानी के कण वो पानी के कणों को ही अपनी ज़्यादा आकर्षित करते हैं, ठीक है, अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित करेंगे। ये नहीं है कि भाई नमक के कण और पानी के कण इकट्ठे रख दिए एक ही जगह पर, तो नमक और पानी के कण एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। सेम प्रकृति की यानी सेम चीज़ के जो कण है, सेम पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित ज़्यादा करते हैं दूसरे के मुकाबले में। अब यहाँ पर एक क्रियाकलाप के माध्यम से ये बताना चाहता है कि ये पदार्थ के कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो देखें, जो पदार्थ के कण नजदीक नजदीक होते हैं तो उनमें आकर्षण बल ज्यादा होएगा, जिस पदार्थ के कण थोड़े से दूर दूर होंगे उनमें आकर्षण बल कम होएगा, और जिस पदार्थ के कण बहुत ज़्यादा दूर दूर होंगे उनमें आकर्षण बल बहुत कम होएगा, ठीक है। जितने ज़्यादा नज़दीक होंगे पदार्थ के कण उतना ही ज़्यादा आकर्षण बल होगा, और जितने ज़्यादा दूर दूर होंगे उतना ही कम आकर्षण बल होता चला जाएगा। यह क्रियाकलाप के माध्यम से समझाना जाता है। कहता है आप अपनी कक्षा को 4 ग्रुप में बांट लें और 4 ग्रुप में 5-5 बच्चे कर लें, ठीक है। तो पहले ग्रुप वाले को कहें कि एक दूसरे को कमर के पीछे से पकड़ लें, और दूसरे ग्रुप वाले को कहें कि एक दूसरे का हाथ पकड़ ले टाइटली, और तीसरे ग्रुप वालों को कहें कि एक दूसरे की उंगलियों को टच कर ले सिर्फ, ठीक है। और जो चौथा ग्रुप है उसको कहे कि आपने ये तीनों ग्रुप जो आपस में कोई हाथ पकड़ के खड़ा है, कोई उंगली से उंगली मिला के खड़ा है, और कोई एक दूसरे को पीछे से पकड़ के खड़ा है, तो इनको तोड़ने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले कौन से ग्रुप को तोड़ सकता है? कौन सा ग्रुप टूटेगा सबसे पहले? जो एक दूसरे की उंगली से उंगली मिला के खड़ा हुआ है, उसने एक दूसरे को बहुत कम ताकत से बांध रखा है, तो इसलिए वो सबसे पहले टूट जाएगा। जो एक दूसरे के हाथ पकड़ के खड़े हैं वो उसके बाद टूट जाएंगे, और जिसने एक दूसरे को कमर के पीछे से टाइटली पकड़ा हुआ है वो सबसे लास्ट में अलग अलग हो पाएंगे, क्योंकि उनका आकर्षण बल ज़्यादा है इसलिए, ठीक है। तो इस माध्यम से ये समझाना चाहता है आपको कि पदार्थ के कण ज़्यादा नज़दीक नज़दीक होएंगे तो उनमें आकर्षण बल ज़्यादा होएगा, और ज़्यादा थोड़े दूर दूर होएंगे तो आकर्षण बल कम होएगा। अब इसमें आता है आगे पदार्थ की अवस्थाएं, क्योंकि जो पदार्थ के कण है वो नज़दीक या दूर पदार्थ की अवस्था के ऊपर डिपेंड करता है कि पदार्थ की अवस्था किस प्रकार की है। उसी के आधार पर हम बता सकते हैं कि पदार्थ के कण नज़दीक नज़दीक होएंगे या दूर दूर होएंगे। तो सबसे पहले आप लोग बहुत क्लास से हो गई आपको पढ़ते हुए, मेरे ख्याल से 4th-5वीं क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो आप पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। पदार्थ के 3 अवस्थाओं में बांटा गया, ठोस, द्रव और तीसरा गैस, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस। तो सबसे पहले ठोस अवस्था को ही देख ले हम। जैसे ये चौक है, ये पेन है, हम इनको ऊपर से नीचे गिराएं तो एक चौक टूट सकता है, पेन नहीं टूटेगा, ठीक है। हम इनको इकट्ठा करके मिलाने की कोशिश करें तो ये नहीं मिलेंगे, ठीक है। मैं इनको दबाने की कोशिश करूं तो ये दबेंगे नहीं। तो ठोस अवस्था की क्या खासियत है? कहता है कि हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार है। देखो, ठोस का एक निश्चित आकार होता है, इसकी स्पष्ट सीमाएं हैं, इनका आयतन स्थिर होता है, यानी फिक्स आयतन होता है इनका। ये नहीं है कि मैं इसको यहाँ ज़्यादा गर्मी हो जाए तो ये फैल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इनका स्थिर आयतन होएगा, इनको बहुत कम दबाया जा सकता है, दबाया ही नहीं जा सकता, नग्न संपीड्यता होती है इसकी। तो ये बल लगाने पर ये ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। तो ठोस अवस्था की ये खासियत। अब इसमें एक प्रश्न करता है ये कि अच्छा ये ठोस है तो रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा? रबड़ बैंड को तो हम खींच सकते हैं, ये लंबा भी हो सकता है, इसका जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी, इसका आकार बदल सकता है। ये दूसरी बात कहता है अच्छा ये ठोस है तो
इस बात के बारे में विचार करें, जब हम नमक या चीनी को बर्तन में डालते हैं तो वो बर्तन की ही शेप ले लेती है। जिस भी बर्तन में डालो, डिब्बे में डालोगे तो चीनी डिब्बे के साइज की बन जाएगी और नमक भी इसी तरीके से भी करता है। तो कहते हैं इसके बारे में आपका क्या सोचना है। फिर तीसरा प्रश्न करता है, जो स्पंज होता है, स्पंज आपने देखा हो जो फोम टाइप का होता है, उसके बारे में क्या कहना आपका, क्योंकि उसको दबाया भी जा सकता है और वापस उसी अवस्था में आ जाता है फिर से। तो यहाँ पर रबड़ बैंड के बारे में कहता है कि जब हम रबड़ बैंड को बाहर से बल देते हैं, उसको खींचते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन जैसे हम उस बाह्य बल को हटा देते हैं तो उसकी लंबाई वापस वैसी ही आ जाती है, उतनी उसी शेप में आ जाता है। अगर हम रबड़ बैंड पे बहुत ज़्यादा बल लगाए तो रबड़ बैंड टूट भी सकता है, ठीक है। तो ये रबड़ बैंड जो है ये ठोस अवस्था ही है, ये द्रव या गैस अवस्था का उदाहरण नहीं है, ये ठोस अवस्था का ही उदाहरण है। अब दूसरी बात कहता है चीनी और नमक के बारे में, कहता है बेशक से चीनी और नमक किसी बर्तन में डालने पर उसी का आकार ले लेते हैं, लेकिन जब हम इनके क्रिस्टलों को देखते हैं तो चीनी का एक कण लेकर के देखें आप, तो चीनी का एक कण लेकर के देखने पर हमें पता चलता है कि हम इसको दबा नहीं सकते हैं, ठीक है। इसका आकार है, कोई ना कोई आयतन है उसमें, साथ में उसकी एक सीमा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि नमक और चीनी को भी ठोस अवस्था में ही माना जाएगा। तीसरी बात आई स्पंज के बारे में। तो स्पंज क्या है, जो स्पंज आप लोग देखते हो फोम के टाइप का होता है, तो स्पंज के जो कण है वो थोड़े से दूर दूर हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। उनके कणों के बीच में खाली जगह काफ़ी है, उसमें हवा भरी होती है। तो खाली जगह जब हम उसको स्पंज को दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो हवा बाहर निकल जाती है और स्पंज पिचक जाता है। हम उसको वापस उस पे से बाहरी बल हटाते हैं तो स्पंज के अंदर वापस हवा आ जाती है, क्योंकि वातावरण का जो वायुमंडलीय दाब है उसके कारण वो हवा वापस उस जगह को घेर लेती है और स्पंज वैसे ही अपनी पोजीशन में आ जाता है। तो स्पंज को भी ठोस अवस्था में ही माना जाएगा, ठीक है। अब आइए हमारे पास द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था को समझने के लिए देखें, कहता है एक क्रियाकलाप, कहता जल को, खाना पकाने के तेल को, दूध, जूस और कोल्ड ड्रिंक ये हम ले लें, और कहता है कि इनको अलग अलग प्रकार के बर्तनों में हम डालें। विभिन्न आकार के बर्तन प्रयोगशाला में मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 मिलीलीटर पर निशान लगा लीजिए। यानी कि कहता है कि जैसे आप घर में ही प्रयोग कर सकते हो, भाई एक बार आप गिलास ले लें और एक आप कटोरी ले लें और एक आप बड़ा भगोना ले लें या पतीला ले लें, ठीक है। तो उसमें मान लो आपने एक गिलास पानी लिया, आप देखते हो कि पूरा गिलास भरा हुआ है, लेकिन जैसे आप उस एक गिलास पानी को कटोरी में डालते हो, बड़ी कटोरी में डालते हो, तो वो पानी फैल जाता है, ठीक है। और जैसे ही उस बड़ी कटोरी वाले पानी को हम और किसी पतीले वगैरह में डालें तो वो पानी और फैल जाता है। ऊंचाई कम हो गई है पानी की, लेकिन फैलाव ज़्यादा हो गया है। तो इस दौरान क्या उसका आयतन घटेगा? आयतन उसका उतना ही रहेगा, आयतन उसका उतना ही है, क्योंकि पानी उतना ही है, उसका केवल आकार बदल रहा है। जिस प्रकार के बर्तन में हम उसको डालते हैं उसका आकार उसी प्रकार का हो जाता है। तो ये द्रवों की खासियत है कि द्रव जो है उसको जिस प्रकार के बर्तन में डालते हैं उसी आकार का हो जाता है, ठीक है। उसका आयतन समान रहता है। द्रव में बहाव होता है, द्रव के अंदर बहाव होता है, ये बहते हैं। अगर हम उस पानी को अगर हम फर्श पे डाल दें तो क्या होएगा, वो पानी जो है बह करके आगे चला जाएगा, ठीक है। तो द्रवों के अंदर बहाव होता है, इनका आकार बदलता रहता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं है, ये तरल होते हैं। अब इसमें आगे बात आई गैस अवस्था की। तो गैस अवस्था देखें, आपने गुब्बारे पर ध्यान दिया होगा, आप गुब्बारे में हवा भरते हो, गुब्बारा फूल जाता है, ठीक है। अनेकों बार आपने गुब्बारे में पानी भी भरा होगा। हमने जब गुब्बारे के अंदर पानी भरा तो वो
ऊपर नहीं उड़ता है। लेकिन जब हम उसके अंदर फूंक मार करके या फिर गुब्बारे वाले जिस प्रकार से उसके अंदर गैस भरते हैं उस प्रकार से गैस भर दें तो गुब्बारा जो है क्या होएगा, ऊपर उड़ता है। ठीक है, किस कारण से उड़ रहा है, जो गैस ने उसके ऊपर दबाव बनाया हुआ है उस कारण से। ठीक है, गैसों को दबाया जा सकता है। आप एक गुब्बारे को के अंदर हवा भर करके आप उसको दबाने की कोशिश करें, आप देखोगे कि गुब्बारा फैल जाता कई बार। ठीक है, बहुत ज़्यादा हवा भर दोगे तो गुब्बारा फूट जाएगा। ठीक है, तो गैसों के अंदर संपीड्यता होती है। इसको संपीड्यता का मतलब उसको दबाया जा सकता है। इसका एक उदाहरण हम देखें कि अगर हम किसी पिचकारी को पीछे की तरफ खींच करके उस पर आगे उंगली लगा करके दबाने की कोशिश करें तो हम पिचकारी को काफ़ी हद तक दबा सकते हैं। ठीक है, दबाया जा सकता है पिचकारी को। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी वगैरह नहीं भरा हुआ, केवल उसके अंदर हवा भरी हुई है। तो हवा भरी हुई है तो उसको दबा सकते हैं हम। तो गैसों के अंदर संपीड्यता का गुण होता है। गैसों को जिस बर्तन में डालोगे उसी बर्तन का वो आकार ले लेंगी। ठीक है, उसी बर्तन में आ जाएंगी। लेकिन गैसों के अंदर एक खासियत ये है कि गैसों के कण दूर दूर होते हैं। ठीक है, अगर इनको खुले में छोड़ दिया जाए तो ये अनियंत्रित होकर के इसके कण इधर उधर फैल जाएंगे। आप लोग एलपीजी में, आप लोग घरों में देखते हो कि गैस का सिलेंडर होता है, एलपीजी का सिलेंडर, उसको विशेष प्रकार से सिलेंडर को भरा जाता है। गैस भरते टाइम पहले गैस को ठंडा किया जाता है और ठंडा करके उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर से उसके अंदर भरते हैं ताकि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए। तो गैसों को इतनी ज़्यादा दबाया जा सकता है ठंडा करके कि उसको हम द्रव रूप में भी ला सकते हैं। तो एलपीजी का पूरा नाम क्या, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। और इसी प्रकार से आप लोग देखते हो आजकल वाहनों में कौन सी गैस भरी जाती है, सीएनजी। तो सीएनजी काफ़ी अधिक संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। यानी बहुत सारी गैस को एक छोटे से सिलेंडर में भर सकते हैं हम उसको दबा दबा करके। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए हम जान जाते हैं क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई में से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। इस गंध के कण और भी दूर जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है, लेकिन ठोस की और द्रवों की जो महक है वो बहुत देर से हमारे पास पहुंचती है। और एक और बात, जब ठंडा खाना हो जाता है तो उसकी महक भी बहुत देर से हमारे पास पहुंचती है। हम चाहे ठंडे खाने के पास से निकल जाए, महक नहीं आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके जो कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा कम हो चुकी है ठंडे कणों में। जब हम उसी को गर्म कर ले या भोजन पका रहे होते तो उस दौरान उसके कणों में गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। गतिज ऊर्जा ज़्यादा होने के कारण वो हमारे नाकों तक बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। अच्छा, अब इसमें टॉपिक आता है यहाँ पर कि क्या इनको आपस में मिक्स किया जा सकता है। देखो, द्रवों के अंदर गैस भी मिक्स की जा सकती है, ठोस भी घुल सकते हैं और गैस द्रव भी घुल सकते हैं। यानी द्रवों के अंदर ठोस, द्रव और गैस तीनों घुल सकते हैं। जब ये घुल जाते हैं तो इस घुलने के प्रक्रम को बोलते हैं हम विसरण। एक दूसरे में घुल जाए सब अपने आप, तो इस अपने आप घुलने की प्रक्रिया को बोला जाता है विसरण। ठीक है, तो द्रवों के अंदर विसरण का गुण सबसे ज़्यादा है। वो ठोस को भी घोल सकता है अपने अंदर, द्रव को भी घोल सकता है और गैस को भी घोल सकता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी का हम कल पढ़ते हैं।